एनीमे हमें यूकी एडो के साथ परिचित कराता है, जो एक मोंडो रचनाकार हैं और वे अपने सहयोगी आदो आशी का स्वागत करते हैं, उन्हें बेहतरीन प्रदर्शन की आशा से कहते हैं। तब वे साथ में काम करने लगते हैं और अप्रत्याशित रूप से यूकी जोर से इच्छा जाहिर करते हैं कि काश वे स्तन को स्पर्श कर सकें, एक टिप्पणी जो आदो को स्तब्ध कर देती है। लेकिन यूकी यह स्पष्ट करते हैं कि उनका इरादा निहित नहीं है, वे इसका इस्तेमाल एक मंगा दृश्य को सजीव करने के उदाहरण के रूप में करना चाहते हैं। यह उनके मांगा नायक का पहला स्पर्श है और वे इसे जितना संभव हो सके उत्तम तरीके से दर्शाना चाहते हैं। स्तन का स्पर्श नहीं किया, वह बताते हैं यह मामूली बात है। हमारा नायक उसके समक्ष घुटने टेकता है और जिज्ञासावश पूछता है कि क्या वह निहार सकें, जबकि वह अपने स्तनों को स्पर्श कर रही हो, और उत्तर मिलने से पहले वे उसे टोक देते हैं, कहते हुए कि वह ऐसा नहीं करेगी। इतने निराश्रित शिक्षक के लिए आदो धन्यवाद देते हुए उसे बताते हैं कि उसकी सहयोग से वह अधिक प्रेरित हैं। आशी खींचता है और उन्हें उसकी परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद हमारे प्रोटोगोनिस्ट अपना हाथ आशी के स्तन पर रखता है और वह अचंभित होकर पीछे हट जाती है। एडो खुद को माफ करने की कोशिश करता है, कहता है कि वे इतने आकर्षक थे कि उसने अनजाने में उन्हें छू लिया, लेकिन तुरंत ही उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। लेकिन एक शिशु से उसे तुरंत एक बड़ा थप्पड़ मिलता है। इसके बाद हम मेयर ओटुना से मिलते हैं, संपादक जो हमारे विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों को कोड़े मारते हुए चिल्लाता है कि वह मूर्ख है। संपादक हमारे विरोध मंगा की आलोचना करना शुरू करता है। उसने एक लड़की को एक लड़के को अपनी पैंटी दिखाते हुए बनाया। एडो को यह रोमांचक लगता है, लेकिन उसके बॉस कहते हैं कि यह गलत है, क्योंकि कोई भी महिला इतनी आसानी से लड़के को अपनी पैंटी नहीं दिखाती है। हमारा लड़का सोचता है कि अगर लड़की और उसकी माँ दे प्यार में है तो ये हो सकता है कि वह अपनी पैंटी उसे दिखाए जिसे वह पसंद करती है या नहीं। दोनों लड़कियां उसे जज करती हैं, जबकि मेरा युग उससे पूछता है कि क्या वह सोचता है कि लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को जब चाहें तब उन्हें छूने देती हैं। अडो कहता है कि बिल्कुल, और जब वह समझाने की कोशिश करता है तो मेरा इलाका उस पर चिल्लाता है कि यह असंभव है। हमारा लड़का अपनी सहायिका से मदद मांगता है, लेकिन वह स्पष्ट करती है कि कोई लड़की उसे ऐसा कहने नहीं देती। मायारा कहती है कि ऐसी लड़कियां जो वह बनाता है उन्हें घृणा आती है और चाहती है कि वह सब कुछ फिर से करें। हमारा लड़का कमरे के कोने में कड़वा हो जाता है और उसकी ओलियांदो कहती है कि उसे लड़कियों की याद दिलाने के लिए भी कल्पना करने की इजाजत नहीं है। उसे जल्दी सूचित कर दो कि वह खूब कल्पना करता है। वह पहुंचकर उसे बतलाता है कि वह वयस्क है जो सपने देखना भूल चुकी है। वह यह कहती है कि ऐसा कतई नहीं है और उसके मन में भी कई उत्साहित सपने हैं, मसलन कुछ अनोखे लेख या पुस्तक प्रकाशित करने की चाह। वह पूछती है कि क्या यह मेरी उम्र की लज्जा है। वह कहती है कि वह एक राजकुमार से विवाह करना चाहती है, एक साधारण घर, 2 बच्चों सहित और सुखी जीवन बिताना चाहती है। आदो उसे बताते हैं कि ये चाहते हैं उसकी मासूमियत को दर्शाती हैं। शर्मिंदगी महसूस करते हुए वह उसे चुप रहने को कहती है और इनकी कल्पनाओं के विषय में पूछती है। बहुत उत्साहित होकर कहता है कि उसका सपना है कि एक दिन कोई लड़की उससे अपने प्यार का इजहार करे। मिहारी मजाकिया रूप से उसे इसके लिए शुभकामनाएं देती है और आशीषु से उसके सपने के बारे में पूछती है। वह कहती है कि वह मास्टर मिंगदका बनना चाहती है। वे दोनों कहते हैं कि यह बहुत अच्छा है और अपना समर्थन देते हैं। कुछ घंटों बाद हमारे प्रोटोगोनिस्ट को काफी निराश और उलझन में देखा जा सकता है। उसका सहायक पूछता है कि गलत क्या है। अदो जवाब देते हैं कि वे नहीं जानते कि नए पाठकों को आकर्षित करने के लिए उन्हें पैंटी का सिर्फ एक हिस्सा दिखाना चाहिए या पूरी तरह से प्रकट करना चाहिए। उसका सहायक कहती है कि उसे वास्तव में परवाह नहीं है। अदो जोर देकर कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उसके मंगा की किस्मत का फैसला हो सकता है। उसे पता चला कि उत्साही लोगों के बीच कुछ लोग सिर्फ एक हिस्सा देखना पसंद करते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से देखने की आशा रखते हैं। वह कहते हैं कि उनके कार्यों में वे आमतौर पर पूरी तरह से दिखाए जाते हैं। हालांकि जो लोग सिर्फ एक हिस्सा देखना पसंद करते हैं वे जिद करते हैं कि अगर आप सब कुछ देखते हैं तो यह अश्लील हो जाता है और इसकी मासूमियत खो जाती है। नायक सोचता है कि क्या पूरी तरह से अंडरवियर दिखाना विवेकपूर्ण ऑन शॉट्स को हरा सकता है। उसकी सहायक सुझाव देती है कि अगर वह चाहते हैं कि लड़कियां मासूम दिखें तो उन्हें अपने अंडरवियर नहीं दिखाने चाहिए। पहले तो उसे लगता है कि यह एक खराब विचार है, लेकिन तब वह कहता है कि यदि वे दिखाई नहीं देते हैं तो पाठक अपनी कल्पना के अनुसार उन्हें महसूस कर सकते हैं। वह अपनी सहायक से पूछता है कि क्या मोंगो के चित्रों में अंतःवस्त्रों को हटाना उचित होगा। वह जिज्ञासा से पूछती है कि क्या वह उन्हें बनाने की इच्छा रखता है या नहीं, और वह स्पष्ट करता है कि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता है, लेकिन दुविधा में है। अगले दिन हम मिहारी को उसके अवकाश पर कुछ दुकानों के माध्यम से चलते देखते हैं। जब वह एक आकर्षक अंतःवस्त्र सेट देखती है, नजरें इधर उधर फिरते हुए उसे हमारा नायक अंतःवस्त्रों का गुच्छा लिए दिखाई देता है। मिहारी उत्सुकतावश पूछती है कि वह वहां क्या कर रहा है, और वह जवाब देता है कि उसने किसी प्रेरणा के लिए अंतःवस्त्र खरीदे हैं। एडो उत्कंठा से पूछता है। एडो पूछता है कि क्या वह हमेशा उस दुकान में खरीदारी करती है, जिसके जवाब में वह पूछती है कि क्या उसे इससे कोई समस्या है। हमारा नायक उसे बताता है कि वह उसकी पसंदीदा दुकान है और उनके स्वाद समान है। मिहारी अपने आप सोचती है कि नायक बहुत परेशान करने वाला है। इस बीच वह उसे बुलाने लगता है और ब्रा को छूने लगता है, यह टिप्पणी करते हुए कि कितनी मुलायम है इनकी बनावट। बहुत शर्मिंदा होकर वह उसे एक अच्छा थप्पड़ मारती है और फिर उसके साथ दुकान को छोड़ देती है। दुकान के बाहर वह उस पर चिल्लाने लगती है कि वह एक बेशर्म मूर्ख परवर्ती है। एडो खुद को सफाई देने की कोशिश करता है, कहता है कि अंडरवियर इकट्ठा करना उसका हिस्सा है। मिहारी उसे बताती है कि उसने उसके लिए बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है और वह अब उस दुकान में वापस नहीं जा पाएगी। वह एडो को भी बता देती है कि उसे अपने छुट्टी वाले दिनों में परेशान न करे और जाने की कोशिश करती है। हमारा नायक उसे रोकने में सफल हो जाता है, कहकर वह उसे सब कुछ देगा। उसने उसकी भरपाई के लिए जो खरीदा था, लेकिन मिहारी कहती है कि उसे वह नहीं चाहिए। वह जोर देकर कहता है कि उसने कई ब्रा खरीदे हैं। फिर वह एक ब्रा निकालता है और कहता है कि वह अनुमान लगाता है कि यह उसका साइज है। उनके चारों ओर की महिलाएं सरगोशी करने और मिहारी के स्तन के आकार की आलोचना करने लगती हैं। यह उसे गुस्सा दिलाता है और वह एडो से पूछती है कि उसे यह कैसे पता। वह जवाब देता है। वह कहता है कि वह स्तन के अनुपात पर काफी ध्यान देता है और जब उसने उसे पहली बार देखा था तो उसने तुरंत नोटिस कर लिया था। इस पर मुझे हरी बहुत गुस्सा आया और वह कहती है कि वह इसे मारेगी जब तक वह चेतना नहीं खो देती। एक नया दिन प्रारंभ होता है और हम शिशु को हमारे नायक के साथ देखते हैं। वह याद दिलाती है कि उसका नया सहयोगी आज आने वाला है। वह जवाब देता है कि वह इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसके बाद दरवाजे की घंटी बजती है और लड़की का स्वागत
अस्सी और ईशिसु द्वारा होता है। नई लड़की स्वयं का परिचय देती है, वह फियोरिना है, उसकी नई सहयोगी। अंदर आने के बाद रिन्ना नायक को बताती है कि वह उसकी एक बड़ी प्रशंसक है और बताती है कि वह किसी भी आवश्यकता के लिए उस पर भरोसा कर सकती है। आदो मौके का फायदा उठाते हुए पूछता है कि क्या वह असामान्य काम करती है। फिर झेंपते हुए रेनर जवाब देती है कि अगर वह जिम्मेदार होता है तो उसे इससे दिक्कत नहीं होगी। इससे नायक को झटका लगता है और वह उसके साथ जीवन कल्पना करने लगता है। आशीषा उसे एक बड़ी किताब से मारकर शांत रहने को कहती है। फिर रीना से पूछती है कि क्या वह सच में उसकी प्रशंसक है। सहयोगी उन्हें बताती है कि वह है और वह उसके साथ काम करने से परम संतुष्ट है। उस समय नायक पैंटी का एक पैकेट निकालते हैं जब वह उनकी सराहना कर रही होती है। अब तक के नायक वह जवाब देती है कि वह एक अच्छे व्यक्ति प्रतीत होते हैं, जैसा कि उसने कल्पना की थी। आशीषा समान नहीं सोचती और मानसिक रूप से यह नोट करती है कि उसकी पसंद खराब है। रिन्ना हमारे नायक के पास आती है और कहती है कि कुछ अच्छी पैंटी है। शर्म से वह कहता है कि वे काम की सामग्री है और वह कभी उन्हें पहनेगा या सूंघेगा नहीं। नई सहायक पूछती है कि क्या उसने वास्तव में ऐसा पहले किया था। हमारा नायक थोड़ा शर्मिंदा मानता है कि उसने एक बार उन्हें पहनने की कोशिश की थी। आशीष जो दोनों को देख रहे हैं और सोचते हैं कि यह अनावश्यक जानकारी थी। फिर हमारे नायक का उल्लेख है कि समय सीमा कल है, इसलिए मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन एक समस्या है, रिन्ना को मंगा बनाना नहीं आता। नायक मेहरी को बुलाता है और पूछता है कि उसे सहायक के रूप में सिफारिश करते समय वह क्या सोच रही थी। मिहारी उसे याद दिलाती है कि उसने कहा था जब तक वह प्यारी है उसे परवाह नहीं है अगर उसे मंगा के बारे में कुछ भी पता न हो। नायक अब याद करते हुए रैना को बताता है कि उसे नियुक्त किया गया है और जब वह उसे रोकने की कोशिश करता है यह बताते हुए कि समय सीमा कल है और वे पहले से ही समय से पीछे हैं, तो वह बहुत उत्साहित होती है। वह जवाब देता है कि वह उसे मंगा बनाना सिखाएंगे और रैना कहती है कि वह बहुत मेहनत करेगी। उन दोनों को दोनों पिल्ली आंखों से आशीष को निहारते हैं और उससे निवेदन करते हैं कि वह उन्हें भी ग्रहण कर लें। अंत में शिशु मान जाते हैं और नायक को समझाते हैं कि अगर वह किसी ऐसे व्यक्ति को किराए पर लेते हैं जिसे मंगा का चित्रकारी नहीं आती तो भी वह रात भर मेहनत के बाद सर्वोत्तम स्थान प्राप्त नहीं कर पाएंगे और 14वें स्थान पर टिके रहेंगे। महापौर कहते हैं कि सर्वेक्षण के नतीजे पिछले महीने के समान माध्यमिक थे और उन्हें इसका अफसोस होना चाहिए। हमारे नायक का कहना है कि वे जांघिया तैयार करके संतुष्ट हैं। मिहारी सवाल करती हैं कि क्या उनका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है और वह उत्तर देते हैं कि जांघिया उत्तम होते हैं। वह कहती हैं इसी वजह से वह कदापि लोकप्रिय नहीं होंगे और उसे विकृत कहती हैं। हमारा आदमी पूछता है कि विकृत होने में क्या गलत है। दोनों लड़कियां कहती हैं कि यह बुरा है और आमतौर पर समस्याएं पैदा करता है। निराश महसूस करते हुए हमारे नायक उन्हें बताते हैं कि वह जांघिया बनाना बंद कर देंगे। फिर मिहारी कहती हैं कि वह उन्हें बना सकते हैं लेकिन जांघियों के अलावा और कुछ सोचना चाहिए। इसीलिए हमारे नायक गहराई से सोचते हैं और एक पल की स्पष्टता में वे कहते हैं स्तन, जिससे मिहारी नाराज होती हैं और उन्हें जोर से मारती हैं, उन्हें जमीन पर गिरा देती हैं। इसके बाद हम आदो को यह सोचते हुए देखते हैं कि वह जांघियों के अलावा और क्या बना सकते हैं। मिहारी पूछती हैं कि वह क्या करेगा। वह जवाब देते हैं कि उन्हें नहीं पता और वे पूरी तरह से खो गए हैं। फिर मेहरी इशिशु से पूछती हैं कि उनके पास मोंडा को मजेदार बनाने के लिए क्या विचार हैं। वह सुझाव देती हैं कि चूंकि उनका मंगा एक रोमांटिक कॉमेडी है वे मुख्य पात्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने वाले एक प्रतिद्वंद्वी को बना सकते हैं। एडो फ्यूरियस उनसे कहता है कि अगर वह ऐसे पात्र को जोड़ते हैं तो मुख्य पात्र संकट में पड़ सकता है। मेहरी कहती हैं कि हालांकि यह थोड़ा सा क्लिच है, यह बुरा विचार नहीं है और उसे यह पसंद है। दोनों लड़कियां प्रतिद्वंद्वी के गुणों की सूची बनाती हैं। वह बहुत हैंडसम, क्षत्रिय, एथलेटिक और अमीर हमारे लड़के होंगे। जब पूछा जाता है कि क्या वे सच में सोचते हैं कि मांबा के मुख्य पात्र का ऐसे प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ कोई मौका होगा, मेहरी जवाब देती है कि वह ऐसा नहीं सोचती। उसका जवाब हमारे मुख्य पात्र को उसके घुटनों पर जमे हुए और सुबकते हुए छोड़ देता है। एडो कहता है कि उसका मंगा एक ऐसा कार्य है जिसे वह अपने सपनों और डरों को साकार करने के लिए उपयोग करता है और उसे डर है कि एक हैंडसम आदमी उसके मुख्य पात्र से लड़की को चुरा लेगा। आशीषु कहती है कि अगर वह एक अच्छी पटकथा लिखते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे मुख्य पात्र को समझ में आता है और वह इस नए लड़के को क्लासरूम में प्रवेश करते हुए ड्रॉ करना शुरू करता है। लेकिन अचानक वह लड़का एक हादसे में मर जाता है और आदो कहता है कि काम हो चुका है। बाद में हम शिशु को हमारे नायक से पूछते हुए देखते हैं कि वह हमेशा इतना समय क्यों लेता है और सब कुछ समय सीमा के करीब जमा करता है। वह कहता है कि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है क्योंकि वह कुछ दिन पहले खरीदे गए वीडियो गेम को समाप्त नहीं कर पाया है। आशीषा प्रतिक्रिया देती है कि शायद उसे इसे खत्म नहीं करना चाहिए। इस पर आदो जवाब देता है कि यह असंभव है। रीना यह सब देखते हुए टिशु से पूछती है कि वह नायक की सहायक कैसे बनी। वह बताना शुरू करती है कि 1 साल पहले वह नौकरी की तलाश में उनके दरवाजे पर आई थी। हमारे नायक को उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसे अंदर आमंत्रित किया। एक बार अंदर आने पर आशीषा उसे मौका देने के लिए धन्यवाद करती है क्योंकि अनुभव की कमी के चलते कोई उसे काम पर नहीं रखना चाहता था। हमारा नायक काफी शर्माता है और कहता है कि वह पहले कभी भी किसी लड़की के साथ अकेला नहीं रहा है और वह बहुत नर्वस है। वह तुरंत खड़ा होता है यह कहते हुए कि वह उसके लिए कुछ चाय लेकर आएगा। जब वह वापस आता है तो वह शिशु को 1 कप चाय की पेशकश करता है। जैसे ही वह कप लेने की कोशिश करती है वह उसके हाथ को छू लेती है जिससे वह कप को छोड़ देता है और तुरंत पीछे हो जाता है, माफी मांगता है। कप अंत में शिशु पर गिरता है, उसकी शर्ट को भिगोता है। हताश हमारे नायक माफी मांगता है और जल्दी से कुछ करने की तलाश करता है। प्रयासों के दौरान वह अनजाने में उसके स्तन को छू बैठता है जिससे वे क्षणिक लज्जा महसूस करते हैं, परंतु वह उसे एक झटके से छांटा मार देती है। तत्पश्चात हम उसे नायक से ड्रॉ समथिंग बनाने की विधि पूछते देखते हैं और वह उत्साहपूर्वक व्याख्या करता है। इस दौरान वह सोचती है कि उसके चित्र उत्कृष्ट होते हैं और उसके साथ कार्य करना आनंदित करता है। बात के अंत में हम शिजु को विदाई लेते हुए देखते हैं, परंतु नायक विचलित है और पूछता है कि क्या वह हुई घटना के पश्चात उसकी सहायता नहीं करेगी। शिजु जवाब देती है कि वह चाहे तो वह उसे पुनः बुला सकता है क्योंकि वह उससे अधिक सीखने की आशा रखती है। यह जानकर नायक खुशी से फूला नहीं समाता।
मिस्र के आवरण को स्वीकारने के लिए। हम आज में लौटते हैं और जैसा कि शिशु बताती है वही संयोग था जिससे उनकी मुलाकात हुई। एक और दिवस पर हम नायक को अपनी आगामी कलाकृति के लिए सामग्रियां खोजते हुए देखते हैं। इसी दौरान आदो गलती से पत्रिकाओं का एक ढेर जमीन पर गिरा देता है। दोनों युवतियां पत्रिकाओं को देखती हैं और विस्मित होती हैं क्योंकि उनमें से कई हैं। नायक उस तरह कहता है कि वह उनका उपयोग रेफरेंस के लिए करता है। आशीषा सोचती है कि इतनी पत्रिकाओं का होना बताता है कि उसे उस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी। उसी क्षण रेना एक पत्रिका उठाती है और हमें शिशु को बताती है कि मॉडल उसके जैसी दिखती है। लेकिन एक और पत्रिका में एक मॉडल भी रेना की तरह काफी लगती है। शिशु नाराज होकर हमारे नायक से पूछता है कि क्या यह सिर्फ संयोग है। वह जवाब देता है कि उसे ये पुस्तकालय में अचानक मिले और उसे लगा कि वे उसकी सहायक की तरह दिखती हैं। अशु चिढ़कर उससे पूछता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है। हमारे नायक शर्मिंदा होकर समझाना शुरू करते हैं कि शायद एक दिन वे रिश्ते में हो सकते हैं। उसे तुरंत एक शेहतजू द्वारा रोक दिया जाता है जो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। एडो आंसू लेकर घुटने पर बैठ जाता है और पूछता है कि क्या वह उसे पसंद नहीं करती। वह उत्तर देती है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वह उसे घिनौना जरूर समझती है। उसी क्षण रेना हमारे नायक को सांत्वना देती है, कहती है कि चिंता न करें, एक दिन वह देखेगी कि वह कितना अद्भुत है। आशीषा उसके सामने दोनों पत्रिकाएं रख देती हैं और सुझाव देती है कि अगर वह उन्हें अभी नष्ट कर दे तो शायद वह उसे और पसंद करेगी। वह स्तब्ध होता है और हस्ताक्षर कर देता है।